हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज लेक्चर 6 में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, हेल्प करते हैं, उन सभी अंगों को एक समूह में नाम दिया जाए तो उसे श्वसन तंत्र नाम देते हैं। क्लियर। श्वसन क्रिया क्या होती है? हमें पता है कि एक जैविक क्रिया है, जीवों में होती है, जिसके द्वारा भोजन के जो घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होता है, उनका क्या होता है, दहन होता है या विघटन होता है, कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है, तब एनर्जी निकलती है। इतना तो हमें पता है ना। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज होती है, निकलती है, जिसे हम छोड़ते हैं, कहते हैं ना कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस ग्लूकोज के विघटन या ऑक्सीकरण कह सकते हैं, उसके दौरान ही हुई थी। इसमें जो भी अंग भाग लेते हैं वो श्वसनांग कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाते हैं। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन समूह के रूप में एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रीथिंग की, जिसे हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस को छोड़ना। अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो ये ब्रीथिंग क्रिया है। क्लियर। श्वासोच्छ्वास ये दो प्रकार की होती है, यानी एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें सांस अंदर ली जाती है। क्लियर। सांस को अंदर लेने की क्रिया इंस्पिरेशन कहलाती है और सांस को छोड़ने की क्रिया एक्सपिरेशन कहलाती है या निःश्वसन कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम श्वसनांगों की बात कर लेते हैं कि प्रमुख श्वसनांग क्या होते हैं। जैसे मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है, अन्य जीव हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। किसके द्वारा लेता है? फेफड़ों के द्वारा। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स या क्लोमों के द्वारा सांस लेते हैं। जैसे मछली है तो वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अब इंसेक्ट्स की बात लें, कीटों की बात कर लें, तो ट्रेकिया या श्वास नली के द्वारा लेते हैं। तो इसके द्वारा वो सांस लेते हैं, हम लेते हैं ना, इसके थ्रू सांस जाती है फेरिंग से होकर के आपका ट्रेकिया होकर के लंग्स में जैसे जाती है, तो वो ट्रेकिया के द्वारा ही ये सांस लेने का काम करते हैं। अब बात करते हैं मेढक की। तो मेढक की अगर बात करें तो जब वो लार्वा अवस्था में होता है, या कह सकते हैं छोटा बच्चा होता है, तब वो गिल्स से सांस लेता है, या कह सकते हैं जब वो पानी में रहता है तो वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। और अगर उसे मिट्टी में दबा दिया जाए, यानी आपने देखा हो कि मेढक हमेशा बरसात के मौसम में ही निकलते हैं, बाकी मौसम में वो अंदर चले जाते हैं, जब मिट्टी में दब जाते हैं तो उस समय वो सांस लेते हैं, अपनी स्किन के द्वारा लेते हैं। देखा होगा आपने कि इस समय अगर मेढक कहीं निकलता है तो उसका कलर कुछ अलग होगा, तो वो मिट्टी में दबा हुआ निकलता है, इसीलिए स्किन से सांस लेता है। और जब वो बाहर निकल आता है तो लंग्स के द्वारा सांस लेता है। तभी तो इसे क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं कि ये जल और थल दोनों में रह सकता है। बिच्छू बिच्छू बुक लंग्स के द्वारा सांस लेता है। अब हम थोड़ा फोकस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी इसके डायग्राम की ओर। तो किस तरह से ये सांस है वो नेसल कैविटी से होते हुए एल्वलाई तक पहुंचती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है, जो सांस लेते हैं हम वो नेसल कैविटी के थ्रू लेते हैं। इतना तो पता है हमें कि हमारी जो नाक होती है उसके दो छिद्र होते हैं। क्लियर। जिसमें रोम पाए जाते हैं, वो हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले नाक के द्वारा सांस लेते हैं, फिर पैरिंग्स में आती है, जो आहार और श्वास दोनों का अवेयरनेस मार्ग होता है, यहीं से होकर के गुजरते। फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए वो जाएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ब्रांच में बढ़ जाती है, तो ब्रोंक्यूल में, फिर एल्वुलाई में। चलिए हम इसको शॉर्ट प्रोसेस में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रत्येक
ऑर्गन सिस्टम का। क्लियर? इसमें जितने भी ऑर्गन रखे गए हैं सिस्टम के अंतर्गत उन सभी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेसल कैविटी के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे नेसल कैविटी क्या होती है। तो हमें पता है कि हमारी जो नाक होती है इसमें आपको आगे दो या कह सकते हैं वन पेयर नेसल चैम्बर दिखाई देते हैं जो होठों के जस्ट ऊपर खुलते हैं। नेसल चैम्बर नासा मार्ग से होते हुए, यानी नासा मार्ग है जो आप नाक के द्वारा सांस ले रहे हैं, नासा मार्ग कहाँ पहुँचता है? नासा कक्ष में पहुँचता है और वहाँ से वो डायरेक्ट जाकर के फेरिंग्स में खुलता है। अभी मैंने बताया था आपको फेरिंग्स क्या होती है, जहाँ पर भोजन और श्वास दोनों का अवनिष्ठ मार्ग होता है, वहीं से होकर गुजरती है। नेसल चैम्बर में रोम पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे नाक में, नाक के जो छिद्र होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं? जो धूल आदि के कण हमारे नाक के पास जाते हैं तो वो उसमें जो म्यूकस भरा होता है, म्यूकस होता है नेसल कैविटी में, वो क्या काम करता है? उसे वहाँ पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है। और ये म्यूकस सुगंध भी बताता है। अगर बात करें हमारी नाक जो स्मेल को लेने का काम करती है, हमें पता है ना नाक का क्या काम है, मेन फंक्शन इसका रहता है सुगंध को लेना, तो वो इस म्यूकस के द्वारा ही पता चलता है। क्लियर? फिर आगे चल के ये फेरिंग्स में खुलती है। ठीक है, नेसल कैविटी है वो फेरिंग्स में जाकर के खुलती है। फेरिंग्स एक कीप आकार की फनल शेप्ड लंबी पेशी नलिकाकार संरचना होती है। एक लंबी पेशी संरचना होती है नली के आकार की, जो अभी मैंने बताया आहार और वायु दोनों का अवनिष्ठ मार्ग होती है। और फेरिंग्स आगे जाकर के लैरिंग्स में खुलेगी और लैरिंग्स के बाद फिर ट्रेकिया में जाकर खुलती है। अब बात कर लेते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स को कंठ या गला भी कहते हैं और स्वर तंत्र भी कहा जाता है। लैरिंग्स एक उपास्थि पेट का होती है, कार्टिलेजिनस। ठीक है, यहाँ से स्वर का उत्पादन होता है, या कह सकते हैं हम यहाँ से ही वॉइस निकलती है, इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहा जाता है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें इपोग्लोटिस पाया जाता है। इसका काम क्या रहता है? जैसा आपने देखा होगा अक्सर कि हमें हिचकी आने लगती है खाना खाते हैं ना, तब हिचकी आने लगती है या फना लग जाता है। तो उस समय क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो इपिग्लोटिस होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि लैरिंग्स में ही पाया जाता है इपिग्लोटिस। वो भोजन कर रहे होते हैं उस समय क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? जिससे श्वास नली में भोजन नहीं जाए। अगर कहीं अकस्मात इसका द्वार खुल जाए, या कह सकते हैं इपोग्लोटिस खुला रह जाए, तो क्या होता है? भोजन था वो श्वास नली में चला गया। अब भाई दूसरे मार्ग में जाएगा कोई चीज़ तो क्या होगा? दूसरे घर में कोई जा रहा है तो वहाँ से तो भगाया जाएगा। जैसे ही इसको लंग्स एयर को वापस करते हैं तो ये धक्के के साथ निकलता है, धक्के के साथ निकलता है। इसीलिए हमें कभी कभी नाक के द्वारा भी खाना हमारे से निकल जाता है, देखा होगा। तो इस कारण ही होता है। क्लियर? ये लैरिंग्स आगे जाकर के ट्रेकिया में खुलता है, जिसे हम वाइंड पाइप भी, हवा वाली नली भी कह सकते हैं। यह एक सीधी नली होती है जो सीधी जाकर के थोरैसिक कैविटी की मध्य पांचवी जो अपनी थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, बच्ची का सिर भी, वहाँ पे जाकर के ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। आपने देखा होगा डायग्राम में, राइट और लेफ्ट भाग में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाकर के अनेक ब्रांच में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंक्यूल कहा जाता है। फिर ब्रोंक्यूल क्या होता है? ब्रोंक्यूल आगे जाकर के थैली नुमा या गुब्बारे नुमा संरचना में डिवाइड हो जाती है, जिसे एल्वलाई कहा जाता है, वायुकोश। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो एल्वलाई होती है वही लंग्स की बेसिक यूनिट होती है। एल्वलाई बेसिक यूनिट होती है लंग्स की, जिसकी संख्या एक लंग्स में लगभग 75 करोड़ होती है। अगर कहीं एल्वलाई जाम हो जाए या सही से काम ना करे, फूलने और सिकुड़ने का काम ना करे, उस समय आपने देखा होगा न्यूमोनिया बन जाता है बच्चों को, तब उसे भाप दी जाती है जिससे एल्वलाई फिर से काम करना स्टार्ट कर दें।
टीबी के जो रोगी होते हैं उनमें एल्वेलाई में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। और दमा वाले जो व्यक्ति होते हैं, दमा के जो रोगी होते हैं, उन पर क्या हो जाता है, एल्वेलाई पर बलगम जमा हो जाता है। अब बात करते हैं हम लंग्स की। फेफड़े जो हमारे प्रमुख श्वसनांग हैं, इसी के द्वारा हम सांस लेते हैं। इसको प्रमुख श्वसनांग कहा जाता है। ये हमारे शरीर में एक जोड़ी होते हैं हल्के गुलाबी संरचना की, शंक्वाकार, जो कहाँ स्थित होते हैं, वक्षगुहा में स्थित होते हैं। इसमें आपने देखा होगा वन पेयर बताया जा रहा है, एक जोड़ी यानी दो। तो इसमें दायां जो फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है, और जो फेफड़े हैं वो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। लंग्स को फुफ्फुस भी कहा जाता है, आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा ज़्यादातर, फुफ्फुस। और इसका मेन जो फंक्शन रहता है, प्रमुख श्वसनांग होने के साथ साथ ये रक्त की शुद्धिकरण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहीं पर ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलती है और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देती है। इसमें आपने नीचे देखा होगा डायफ्राम, जो इस तरह से संरचना आप देखेंगे उसमें, जो लंग्स को सपोर्ट करने का काम करती है। और हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें 75% अपना योगदान देती है। अगर कहीं अकस्मात ये टूट जाती है, डायफ्राम अगर टूट जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या हो ही जाती है। तो स्टूडेंट, इस डिटेल को हम एक साइकिल के द्वारा समझ लेते हैं कि किस तरह से हम सांस लेते हैं और कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नेसल कैविटी में हमने सांस ली, नेसल कैविटी से होते हुए वो फेरिंग्स में पहुँचती है, और फेरिंग्स से होते हुए वो लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद वो ट्रेकिया में, और ट्रेकिया के बाद वो जाएगी ब्रोंकाई में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई में गई, जो लेफ़्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो रही है, और इसके बाद ये अनेक ब्रांचों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंक्यूल कहा जाता है। ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद आपको एक थैली नुमा, आपको गुब्बारे नुमा कह सकते हैं, वो संरचना दिखाई दे रहा है, जिसे एल्वेलाई कहा जाता है। यही वायु को रोकने का काम करती है, यही कह सकते हैं लंग्स की यूनिट होती है, इसी में वायु भरी जाती है। ये जो एल्वेलाई होती है वो लंग्स की पूरे भाग को कवर नहीं करती, एक भाग में रहती है, थोड़ी सी जगह में। जब सांस लेते हैं तो ये फूल जाती है, गुब्बारे नुमा हो जाती है, जिससे आपका फेफड़ा भी फूल जाता है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करते रहें, जिससे आपका चैप्टर और आपका 10th क्लास की जो बायोलॉजी है वो कवर हो जाए। आगे के जो क्वेश्चन है वो लेक्चर 7 में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद।